नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस किराड़ू क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे रहे होंगे। हमारी क्लास चल रही थी सीईटी एग्ज़ाम जो ग्रेजुएशन लेवल का है। आने वाले दिनों में 27 और 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। तो हम पॉलिटिकल के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना है उन क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे थे। कल हमने लास्ट क्लास में बात की भारत की राज्य व्यवस्था की। आज बात करेंगे हम राजस्थान की राज्य व्यवस्था की। तो बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। पहला क्वेश्चन है हमारा, पुंछी आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पुंछी आयोग का गठन 2004 में किया गया था और इसने रिपोर्ट 2007 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो इन्होंने केंद्र और राज्यों पर जो संबंध है उन चीज़ के लिए पुंछी आयोग का भी गठन किया गया था इनका 2004 में, और इसने रिपोर्ट 2007 में सौंपी थी। तो कथन है इन पे चर्चा करना है कि इनमें कौन सा, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का पता लगाना कि कौन सा सही है, कौन सा सही है। आयोग ने अनुच्छेद 355 और 356 में आपात उपबंधों के स्थानीय प्रयोग का प्रस्ताव किया है कि अनुच्छेद 355 और वो जो 356 है जिसमें राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है, उसमें ये कहा गया है कि उसका क्या करना चाहिए, स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया है। सही बात है क्या? हाँ, पुंछी आयोग ने कहा था कि अनुच्छेद 355 और जो 356 है इसका उपयोग करने के लिए क्या करना चाहिए, स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया है। ये सही बात है। नेक्स्ट कहते हैं राज्यपाल की 5 वर्ष की पदावधि स्थायी कर दी जाए। ये भी इस आयोग ने सिफारिश की थी कि इस आयोग पुंछी आयोग ने बताया था कि जो राज्यपाल का कार्यकाल होता है वो 5 साल फिक्स कर दिया जाए। क्योंकि क्या करती है केंद्र सरकार, क्या करती है, राज्यपाल को बीच में ही दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर देती है, कभी हटा देती है तो दूसरे राज्यों में भेज देती है और दूसरे राज्य से फिर उस राज्य में कोई नया राज्यपाल लगा दिया जाता है। तो इस आयोग ने कहा था, पुंछी आयोग ने, कि राज्यपाल की क्या होनी चाहिए, 5 वर्ष की पदावधि निश्चित होनी चाहिए। ये पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी सही है। राज्यपाल की पदच्युति ने हटाना केवल संसद द्वारा की जाए। उसने ये नहीं कहा था कि राज्यपाल को केवल संसद द्वारा ही हटाया जाए, ये उसने नहीं कहा था। तो ये क्या है, उसका कथन क्या है, गलत है। प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष के नेता एवं संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से गठित एक समिति को राज्यपाल की नियुक्ति सौंप दी जाए। ये बात भी पुंछी आयोग ने नहीं की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा में जो विपक्ष का नेता है और संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री है उससे गठित एक समिति के माध्यम से राज्यपाल का चयन किया जाए या नियुक्ति की जाए, ये पुंछी आयोग ने नहीं कहा था। तो तीसरा और चौथा कथन क्या है, पहला और दूसरा कथन सही है और हमें क्या ढूंढना है, इसमें से सही कथन ढूंढना है। तो ए बी सी डी चारों आएंगे नहीं, बी और डी ये भी नहीं आएगा क्योंकि डी क्या है, गलत है। ए सही है, सी और डी गलत है ही, और ए और बी दोनों सही है। तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर डी आ जाएगा। किसने कहा था कि अनुच्छेद 355 और जो 356 है उसको स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया था और राज्यपाल का कार्यकाल स्थायी करना चाहिए 5 साल, ये बात इसने कही थी। राज्यपाल को हटाने के लिए संसद द्वारा केवल उसको हटाया जाए ये नहीं कहा था, और राज्यपाल की नियुक्ति एक समिति के द्वारा जाए ये भी इसने नहीं कहा था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा गलत है। तो राइट आंसर आएगा ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। कि भारत का कौन सा संविधान का वह अनुच्छेद है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जिसमें भारत सरकार से आशा की गई है कि वो उसका दायित्व बनता है कि राज्यों की वो बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से रक्षा करे। आपको पता है 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है। 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात 352 में है, राष्ट्रीय आपात 352 में है। इसके बाद 360 में क्या है, वित्तीय आपात, वित्तीय
आपात 360 में है। इनके बारे में आप जानते हो कि 352 आपातकालीन राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है और 360 वित्तीय आपात की बात करता है। पूछा गया है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वो बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखी गई ये बात? 355 में। किस में लिखी गई है? 355 में। तो राइट आंसर आएगा 355। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की कि पुंछी आयोग ने अनुच्छेद 355 व 356 का प्रयोग करने के लिए स्थानीय उपयोग का प्रस्ताव किया था। तो 355 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 355 में लिखा हुआ है कि भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह राज्यों की बाह्य आक्रमण व आंतरिक अशांति से रक्षा करे। किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 355। 356 में राष्ट्रपति शासन है, 352 में राष्ट्रीय आपात है और 360 में वित्तीय आपात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्या ढूंढना है? सही नहीं है। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य जो है उसमें कौन सा सही नहीं है? सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व को बढ़ाना। सूचना का अधिकार इसलिए लागू किया गया था कि जो सरकारी कार्य है उसमें क्या है? पारदर्शिता आए। तो ये बात सही है कि सरकार के कार्य जो है उसमें पारदर्शिता लाना और उनके उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना, ये सही बात है। हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वास्तव में लोगों के लिए काम कर सके। और सूचना का अधिकार का उद्देश्य ये भी था कि हमारा लोकतंत्र ऐसा हो जो लोगों की क्या करे? लोगों के हित में काम करे, लोगों के लिए काम करे, ये भी सही है। समाज की महिलाओं और कमजोर तबकों या वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना। ये थोड़ा आगे ऑप्शन देखते हैं। नागरिकों को सशक्त बनाना। और सूचना का अधिकार का ये उद्देश्य था कि जब लोगों को सूचना का अधिकार मिलेगा तो अपने अधिकारों को जानेंगे और नागरिक क्या होंगे? जागरूक होंगे, सशक्त होंगे। तो ये ऑप्शन भी सही है। तो क्या पूछा है? सही नहीं है। तो समाज की महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको सशक्त बनाने का कार्य सूचना का अधिकार का उद्देश्य नहीं है। उन जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्गों के लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनको सशक्त एम्पावरमेंट करना उनका सूचना का अधिकार का उद्देश्य नहीं है। तो हमारा राइट आंसर आएगा सी। क्या पूछा है? नहीं है। फर्स्ट भी है, बी भी है और डी भी है, लेकिन ये हमारा उसका क्या नहीं है? सूचना का अधिकार का उद्देश्य नहीं है। तो मैंने नहीं पूछा है तो आएगा समाज की महिलाओं एवं कमजोर जो वर्ग है उनको सशक्त बनाने का काम करना सूचना के अधिकार का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में उल्लेखित है? कि 2000 सूचना का अधिकार 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को जो लागू किया गया, इसके उद्देशिका में क्या क्या लिखा हुआ गया है? इसमें लिखा है सूचना की पारदर्शिता। इसमें बताया है कि सूचना का अधिकार का जो उद्देश्य है उसका मतलब क्या है कि सूचना की पारदर्शिता बनी रहे। क्या जो सभी सरकारी चीजें हैं, जो भी सूचना आती है वो आम लोगों को मिले, ये सही है। सूचना का प्रकटन, जो भी सूचना आई वो सबके पास पहुंचे, प्रकटनी सामने आना, तो वो क्या हो? जो भी सूचना है वो सब लोगों के सामने पूछे, ये भी सही है। संसूचित नागरिकता और इस सूचना का अधिकार है, इसमें बताया गया है कि नागरिकों क्या क्या है? सशक्त बनाया जाए, नागरिकों को योग्य बनाया जाए, प्रत्येक सूचना नागरिक के पास पहुंचे और नागरिक सूचना के अधिकार के तहत सरकार से, विभागों से, आयोग से कोई भी जानकारी जो उनके लिए योग्य हो मांग सकता है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, इस सूचना का अधिकार का ये उद्देश्य ये भी है कि लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता उसमें बने रहे। हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक आदर्श की बात करता है, तो वो भी इसमें बनी रहे। ये चारों चीज इसमें बताई गई है। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, ऑप्शन आ जाएगा ए बी सी डी। ये ऑप्शन है, क्या है यहाँ पे? डी ऑप्शन है। ये आ जाएगा ए बी सी डी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी डी, ये चारों सही है। सूचना की पारदर्शिता भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की उद्देशिका में शामिल है। सूचना की पारदर्शिता बनी रहे, सूचना का प्रकटन होता रहे, संसूचित नागरिकता रहे, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता रहे और लोगों को सूचना आसानी से मिले, इसका ये उद्देश्य है। तो चारों ऑप्शन इसमें सही है। तो आंसर आएगा ए बी सी डी, कि उसकी पारदर्शिता बनी रहे, सूचना का सामने आए, संसूचित नागरिकता रहे और लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ? अर्थात कहने का मतलब है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब शुरू किया गया? तो किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। 15 जून, 22 जून, 2 अक्टूबर और 12 अक्टूबर। तो राइट आंसर आएगा 12 अक्टूबर 2005 को। जो हमारा सूचना का अधिकार था वह संसद द्वारा अधिनियम बनने के बाद, उसको अधिनियमित करने के बाद सूचना का अधिकार का अधिनियम का शुभारंभ किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? कि कौन सा भाग है जिसमें पंचायतों की बात की गई है? तो बात की गई है भाग 8, भाग 9, 9A और भाग 7। तो किसमें बात की गई है? पंचायत की बात भाग 9 में की गई है। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक बात की गई है। किसमें? भाग 9 में। भाग 9A में किसकी बात की गई है? भाग 1 9 में नगर पालिका की बात की गई है। किसकी? नगर पालिकाओं की बात की गई है, नगरीय निकायों की बात की गई है। अनुच्छेद 243 एम से 243 जेड जी तक किसकी बात की गई है? नगर पालिकाओं की बात की गई है। इसमें कितने विषय शामिल है? इसमें 29 विषय शामिल है। इसमें 18 विषय शामिल है। नगरीय निकाय को 18 विषय दिए गए हैं और पंचायती राज को 29 विषय दिए गए हैं। ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू हुआ। ये 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा लागू हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थाओं के मध्यवर्ती स्तर एवं संबंधित राज्य के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। मध्यवर्ती स्तर का मतलब है पंचायत समिति। नीचे नीचे होता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होता है पंचायत समिति और पंचायत समिति के ऊपर होती है जिला परिषद। तो हमें पहचानना है कि कौन से जिले में पंचायत समिति को कौन से राज्य में पंचायत समिति को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है, क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश, पंचायत समिति जो मध्यवर्ती स्तर होता है उसको क्षेत्र समिति के उत्तर प्रदेश से, पंचायत यूनियन काउंसिलिंग को तमिलनाडु में, तालुका पंचायत गुजरात में और पंचायत समिति मध्य प्रदेश में। तो कौन सा त्रुटिपूर्ण युग्म है अर्थात कौन सा गलत है वो हमें ढूंढना है। तो बात करें हम, क्षेत्र समिति कहाँ है? उत्तर प्रदेश में पंचायत समिति को क्षेत्र समिति कहा जाता है, सही है। पंचायत यूनियन काउंसिलिंग तमिलनाडु में कहा जाता है, सही है। तालुका पंचायत गुजरात में कहा जाता है, सही है। पंचायत समिति मध्य प्रदेश में नहीं कहा जाता, पंचायत समिति राजस्थान में कहा जाता है। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश में कहा जाता है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत जनपद पंचायत किसमें कही जाती है? मध्य प्रदेश में इसमें कहा जाता है। तो त्रुटिपूर्ण कौन सा है? आंसर डी। आंसर डी हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो मध्यवर्ती स्तर पंचायत समिति का है, जिसको हम राजस्थान में पंचायत समिति बोलते हैं, उसको मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत के नाम से जाना जाता है। तालुका पंचायत गुजरात में, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में, तालुका पंचायत गुजरात में, पंचायत यूनियन तमिलनाडु में और क्षेत्र समिति उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती स्तर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पेशा अनुसूचित एक्ट 1996 विस्तार 1996 परिवर्तनीय नहीं है? कि वो कौन सा समूह है? इन राज्यों में से कौन सा समूह है जिसमें जो पेशा एक्ट चलता है? पेशा एक्ट 1996 ये क्या चलता है? भारत के 10 राज्यों में चलता है। कहाँ चलता है? 10 राज्यों में क्या लागू किया गया है? पेशा एक्ट 1996 लागू किया गया है, 10 राज्यों में लागू। इनमें पूछा है कि वो पेशा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 जो पेशा एक्ट है 1996 जो कि 10 राज्यों में लागू किया गया है, इनमें से वो कौन सा समूह है जो यहाँ पर लागू नहीं है? तो बात करें हम इसकी ऑप्शन की, असम, मेघालय, तमिलनाडु, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। तो ऑप्शन की बात करें तो देखते हैं, असम, मेघालय, तमिलनाडु। असम, मेघालय, तमिलनाडु। तो सबसे बात करें इन 10 राज्यों की तो राजस्थान में भी लागू है, देखो तेलंगाना में भी लागू है, महाराष्ट्र में भी लागू है, हिमाचल प्रदेश में भी लागू है, गुजरात में भी लागू है, छत्तीसगढ़ में भी लागू है, आंध्र प्रदेश भी इसमें शामिल है, झारखंड भी शामिल है और उड़ीसा भी इसमें शामिल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक रह गया 10वां। तो 10वां है मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य
प्रदेश। ये 10 राज्य हैं जिनमें पेशा एक्ट लागू है। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र। राजस्थान के पास याद करेंगे, राजस्थान के पास में आता है गुजरात, इनको याद कर सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 4 हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 6 इसके बाद वह गुजरात, सॉरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। तो इनमें लागू है। इसका मतलब ये 10 राज्य हमारे सामने हो गए। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा। इन राज्यों में लागू है। तो इसका मतलब कौन से में लागू नहीं है? असम। तो राइट आंसर आ जाएगा असम, मेघालय और तमिलनाडु में लागू नहीं है। असम, मेघालय और तमिलनाडु में लागू नहीं है। तो कहाँ लागू है? 10 राज्यों में लागू है। राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। इन 10 राज्यों में पेशा एक्ट 1996 को लागू किया गया है। तो पूछा है किसमें लागू नहीं है? असम में लागू नहीं है, मेघालय में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। तो राइट आंसर आ जाएगा ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? कि ऐसा कौन सा सदन है जिसको समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधान परिषद को या विधान सभा को? किसको समाप्त किया जा सकता है? कि लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है क्या? लोकसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को समाप्त किया जा सकता है क्या? राज्यसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। विधानसभा को समाप्त किया जा सकता है क्या? विधानसभा को समाप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन विधान परिषद को, जो राज्य में विधान परिषद होती है, सी ऑप्शन है, जिसको क्या कह सकते हैं? विधान परिषद को हम क्या कर सकते हैं? समाप्त कर सकते हैं। और विधान परिषद का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 169 में है। लोकसभा क्या कर सकती है? जो संसद है वो क्या कर सकती है? वो विधान परिषद जिन राज्यों में नहीं है और राज्यों के द्वारा अनुशंसा करने पर विधान परिषद का निर्माण भी कर सकती है, और जिन राज्यों में विधान परिषद है उन राज्यों से विधान परिषद को समाप्त करने का कार्य संसद कर सकती है। तो पूछा है किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर आएगा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है और संसद के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। आर्टिकल 169 169 में क्या है? विधान परिषद के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजनीतिक दल यह मानता है कि वर्तमान में भारतीय राज्य बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है? कि वो कौन सा, क्या ढूंढना है हमें? राजनीतिक दल है जिसका यह मानना है कि वर्तमान में जो भारतीय राज्य हैं वो बड़े पूंजीपति वर्ग हैं, उनमें क्या करता है? उनके नेतृत्व में पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है। तो एक पार्टी आई थी सीपीआईएम, जिसकी स्थापना की गई थी 1964 में। सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, इसको मार्क्सवादी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर आएगा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। यह मार्क्सवादी, इसका ये विचार था कि जो वर्तमान में भारतीय राज्य हैं वो बड़े पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में क्या करते हैं? पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार है। कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है वो इस प्रकार है कि जो बड़े पूंजीपति वर्ग है, जो धनाढ्य लोग हैं, वही क्या करते हैं? पूंजीपतियों और भूस्वामियों के वर्ग शासन का औजार का कार्य करते हैं। वो कौन से दल का मानना था? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ये मानना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? पश्चिम बंगाल, इन चारों में से पूछा है। ये वर्तमान का नहीं है, पुराना ही है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो इसमें से पूछा है कि कौन रहे हैं? शिवचरण माथुर, सुरजीत बरनाला, नवल किशोर शर्मा। तो इसका आंसर आएगा, वैसे आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इसका आंसर आ जाए शिवचरण माथुर भी नहीं रहे हैं, सुरजीत बरनाला भी नहीं है, नवल किशोर शर्मा भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा गोपाल गांधी। या आपके पुराना क्वेश्चन हो गया, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र परिषद जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसमें 10 सदस्य अस्थायी होते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। और 5 और स्थायी सदस्य होते हैं कितने? 5। कितने होते हैं? स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। तो कितना पूछा है हमें? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5। ये यहाँ पे बी लिखा हुआ है, कितनी है? 5। तो संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। तो कौन कौन से हैं? एक तो है यूएसए, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम, इसको अपन ब्रिटेन बोल सकते हैं। एक है
सोवियत संघ रूस, चौथा है चीन और एक है फ्रांस। ये 5 क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी देश हैं। और ये 10 क्या होते हैं, इसमें अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं, देश होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष कार्यकाल होता है। कितने होता है, 2 वर्ष। तो पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य संख्या 5 है, कौन कौन से हैं, यूएसए, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, ये क्या है, स्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई थी। उस महिला मुख्यमंत्री का नाम था सुचेता सुचेता करपलानी। क्या नाम था, सुचेता करपलानी। उस मुख्यमंत्री का क्या नाम था, वो भारत का कौन सा राज्य था जिसमें सबसे पहले महिला मुख्यमंत्री की नियुक्ति हुई थी, उसका नाम था, वो महिला कौन थी, सुचिता करपलानी थी। तो वो कौन से राज्य में हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी, बिहार में हुई थी, तमिलनाडु में हुई थी या दिल्ली में हुई थी। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा, हमारा राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी वो कौन बनी थी, सुचेता करपलानी। और आपको पता है जो पहली राज्यपाल कौन बनी थी, सरोजनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल कौन थी, सरोजनी नायडू थी। और पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल। और वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो दूसरी महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी। कि कोई भी विधेयक जो संवैधानिक उपबंध है, संवैधानिक में लिखा हुआ है कि कोई भी जो विधेयक होता है उस पर किसकी सिफारिश आवश्यक थी, राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक थी। कि कोई भी विधेयक जो संविधान के उपबंध के अनुसार राज्य की सिफारिश आवश्यक थी, किंतु राज्यपाल की सिफारिश के बिना ही उसे राज्य विधानसभा में स्थापित कर दिया गया है। लेकिन राज्यपाल की सिफारिश के बिना ही उसे राज्य विधानसभा में रख दिया गया है और उसे पारित करके, और राज्य विधानसभा ने उसे क्या कर दिया है, पारित करके किसको भेज दिया है, राज्यपाल को भेज दिया है। तो राज्यपाल अब क्या करेगा, हमें इन चारों ऑप्शन में बताना, देख के बताना है कि राइट आंसर क्या है, कि राज्यपाल क्या कर सकता है। कि कोई भी विधेयक जो किसके पास, राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक थी, लेकिन राज्यपाल की सिफारिश के बिना ही उसको राज्य विधानसभा में रख दिया गया है और राज्य विधानसभा ने उसको पारित भी कर दिया है और पारित करके पास राज्यपाल को भेज दिया गया है। उस कंडीशन पे राज्यपाल क्या कर सकता है, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा, अर्थात लागू हो जाएगा। राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है कि आपने क्या किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, इसलिए हम मेरे को अनुमति नहीं दे सकता। राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा क्योंकि राज्यपाल की सिफारिश नहीं हुई है और विधानसभा में रख दिया गया है, और विधानसभा में रखने के बाद उसको क्या कर दिया, पारित भी कर दिया गया है और राज्यपाल को भेजा गया है। तो राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाए देगा, भेज सकता है क्या, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति अनुमति दे दे। यदि राज्यपाल अनुमति दे दे या राष्ट्रपति अनुमति दे दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। मान लो उसे पारित करने के बाद राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों में से किसी ने, जिसके भी पास गया, उसने उसको अनुमति दे दी, तो न्यायालय के पास ये अधिकार है क्या, कि वह संवैधानिक उपबंधों के आधार पर वो क्या कर सकता है, क्योंकि उसको पास किसकी अनुमति नहीं ली, राज्यपाल की सिफारिश नहीं ली, इसलिए उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो इनमें से क्या होगा, कि अगर उसको, इनमें से राइट आंसर क्या होगा, कि यदि किसी विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश के बिना ही राज्य विधानसभा में रख दिया गया है और रखने के बाद क्या हुआ कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं उसने उस अधिनियम को पारित कर दिया है और पारित करके कहाँ भेज दिया है, राज्यपाल के पास भेज दिया है। तो राज्यपाल इन ऑप्शनों में से उसके पास ये ऑप्शन है, उसके पास ये विचार है कि उसको क्या करेगा, तो उसको क्या करेगा, अगर राज्यपाल उसको अनुमति दे देता है तो वो लागू हो जाएगा। ऐसे विधेयक को अगर राज्यपाल अनुमति देता है तो क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा, चाहे राज्यपाल की उस पर सिफारिश नहीं हो, लेकिन राज्यपाल के पास जैसे ही आता है, विधानसभा ने उसको पारित करके पास, विधानसभा ने उसको पारित करने के बाद राज्यपाल के पास भेजा है, तो राज्यपाल अगर उसको अधिनियम को अनुमति प्रदान कर देता है, अनुमोदन कर देता है, तो वो क्या हो जाएगा, अविधि मान्य नहीं होगा, अर्थात विधि मान्य हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। अविधि मान्य का मतलब है कि वो मान्य हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा, अर्थात मान्य
होगा। क्या होगा? अर्थात मान्य होगा। राज्यपाल अगर किसी विधेयक को परमिशन दे देता है, अनुमति देता है, तो वो कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? 30 जून 2016 तक या वर्तमान तक की बात करें तो वर्तमान तक की भी बात करें, वर्तमान समय तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 5 बार, 3 बार, 6 बार या 4 बार? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि कब कब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो इसने तो समय दिया है 30 जून तक। हम बात करें वर्तमान तक, कितनी बार लगा है? 5 बार, 3 बार, 6 बार या 4 बार? कितनी बार लगा है? 4 बार। कितनी बार लगा है? 4 बार अब तक हमारे राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा है। एक तो लगा है 1967 में, एक 1977 में, एक 1980 में, एक 1992 में। 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। यहाँ तब कौन था? डॉक्टर संपूर्णानंद, ये राष्ट्रपति थे इस टाइम। यहाँ थे वेदपाल त्यागी, यहाँ राष्ट्रपति थे। इसके बाद रघुकुल तिलक आ जाते हैं। यहाँ कौन थे? रघुकुल तिलक राष्ट्रपति थे। इसके बाद 1992 में आता है एम चन्ना रेड्डी, ये क्या थे? राष्ट्रपति थे। इसके बाद बलीराम भगत राष्ट्रपति बनते हैं। तो सबसे पहले 1967 में लगा, इसके बाद 1977 में लगा, इसके बाद 1980 में लगा, इसके बाद 1994 में लगा। जब 1967 में लगा तब डॉक्टर संपूर्णानंद राष्ट्रपति थे, 1977 में वेदपाल त्यागी थे, 1980 में रघुकुल तिलक थे, 1992 में एम चन्ना रेड्डी थे और ये सबसे लंबा 1992 से लेकर 1993 तक सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। मुख्यमंत्री की बात करें तो 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे, 1977 में हरिदेव जोशी थे, 1980 और 1992 में भैरों सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। 1980-1992 भैरों सिंह शेखावत थे, 1977 में हरिदेव जोशी थे और 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया तो मुख्यमंत्री थे और संपूर्ण क्या थे? राष्ट्रपति थे। ये क्या थे? सब राष्ट्रपति। ये क्या थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं, राज्यपाल थे। क्या थे? राज्यपाल। राजस्थान में क्या थे? राज्यपाल थे। मिस्टेक के लिए समझ चाहता हूँ। और कैसे सब क्या थे? राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह जो हमारे राज्यपाल रहे हैं, इनसे पूर्व निम्न में से कौन राज्य के कार्यवाहक राज्यपाल थे? कि राजस्थान के राज्यपाल किसको बनाया गया था? कल्याण सिंह। और इस कल्याण सिंह से पहले किसी को कार्यवाहक राज्यपाल का भार दिया गया था, तो वो कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? तो कल्याण सिंह से पहले जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल रहे वो थे राम नायक। कौन थे? राम नायक। ओपी कोहली, रामनरेश यादव, राम नायक, माइग्रेटर कौन थे? राम नायक कौन थे? कार्यवाहक राज्यपाल थे। किसके पहले? कल्याण सिंह के पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सही उत्तर चुनना है। राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं। राजस्थान के राज्यपाल को चांसलर कहा जाता है। वो किसके होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों तथा राज्यों में कार्यरत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों के, सभी राज्य विश्वविद्यालयों राज्यों में स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा राज्यों के सभी निजी विश्वविद्यालयों में। कि राज्य में जो सरकारी विद्यालय होते हैं सभी राज्य विद्यालय होते हैं उसके होते हैं, या राज्य के साथ केंद्रीय विद्यालय के भी होते हैं, कि राज्य के साथ निजी विश्वविद्यालय के भी होते हैं, कि राज्य के भी होते हैं, राज्य में स्थित केंद्रीय विद्यालय के भी होते हैं और सभी निजी विश्वविद्यालय के होते हैं। तो किसके कुलाधिपति होते हैं? किसके चांसलर होते हैं? तो किसके होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालय के। तो राइट आंसर आएगा सभी राज्य विश्वविद्यालयों के क्या होते हैं? राज्यपाल कुलपति होते हैं। कि जिस राज्य में राज्यपाल होते हैं उन सभी राज्यों में जितने भी राज्य विश्वविद्यालय होते हैं सभी सरकारी विश्वविद्यालय होते हैं, उन सभी सरकारी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो राइट आंसर आएगा सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। तो किसके कुलाधिपति होते हैं? सभी राज्य विश्वविद्यालयों के। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो कितनी बार लगाया भी बात की हमने लास्ट क्वेश्चन में, 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के उत्साह यानी बनाने के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत
स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन सही है ढूंढना है कि 169 के तहत क्या किया जाता है? अनुच्छेद 169 के तहत जो विधान परिषद का निर्माण किया जाता है, उनमें ये जो आपको विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कौन सा विकल्प स्वीकृत करने के रूप में सही है? राज्यपाल पर यह बाध्यता आरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। कि जो विधानसभा ने राज्य में विधान परिषद की स्थापना के लिए जो प्रस्ताव पारित किया है, प्रस्ताव लाया है, उस संकल्प लाया है, वो राज्यपाल पर क्या करता है कि वो राष्ट्रपति के विचार हेतु उसको आरक्षित रखे। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो जो संकल्प आता है वो राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है, क्या वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। राज्यपाल पर कोई बाध्यता नहीं है कि उसको आरोपित ही करे, आरक्षित ही रखे, कि वो कोई ये प्रेशर नहीं डालता है कि जब संसद ने क्या किया है, सॉरी विधानसभा ने स्वीकृत कर दिया उस संकल्प को, जैसे वो राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल के पास ये कोई प्रेशर नहीं है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति हेतु आरक्षित रखें। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है, और ये केंद्र सरकार पर, तो इसमें कौन सा सही है? ये केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो क्या वह संसद पर कोई कार्यवाही करता है? क्योंकि जो भी अधिनियम बनाया जाता है विधान परिषद का, उसको विधानसभा से पारित करके बहुमत के साथ कहाँ भेजा जाता है? केंद्र सरकार के पास जाता है, और केंद्र सरकार उसको क्या करती है? संसद में उसके लिए कार्रवाई करती है, किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना की जाए, और वहां से साधारण बहुमत से पारित हो जाता है, वो तो वो क्या बन जाता है? विधान परिषद का आगे का रास्ता साफ हो जाता है। राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। कि वो कोई बाध्यता नहीं है कि वह जैसे ही वो केंद्र सरकार के पास जाएगा तो उसके पास बाध्यता नहीं है कि वह संसद में निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो ये तो क्या है? गलत कथन हो गया। राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। तो ये भी क्या है? गलत है कि कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है, ये भी कथन गलत है कि आरोपित नहीं करता है, वो आरोपित करता है कि संकल्प को क्या करे? राष्ट्रपति का आरक्षित करे, ये भी गलत है। ये भी गलत है। राज्यपाल पर बाध्यता आरोपित करता है कि संकल्प राष्ट्रपति विचार, ये भी नहीं करता है। इन तीनों में कौन सी बाध्यता कथन सही है? कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। कि केंद्र सरकार पर कोई प्रेशर नहीं है कि जैसे वो केंद्र सरकार के पास गया, केंद्र सरकार के पास कोई प्रेशर नहीं है कि उस राज्य में विधान परिषद के निर्माण हेतु वो कार्रवाई करे या नहीं करे, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। तो इसका राइट आंसर आएगा कि विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, ऐसा प्रेशर उसके ऊपर नहीं है। उसको मना भी कर सकता है, उसको साइड में भी रख सकता है। तो राइट आंसर आएगा केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है। 169 के तहत जो संकल्प स्वीकृत किया जाता है, वह केंद्र सरकार कोई प्रेशर नहीं डालता है कि वो संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे, ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया। राजस्थान विधानसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार जो राजस्थान विधानसभा चलती है, वो किसके अनुसार चलती है? राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम होते हैं, उन नियमों के तहत विधानसभा चलती है। निम्न में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रण अधीन नहीं है? कि कौन से विभाग के जो प्राक्कलन खाते हैं वो प्राक्कलन समिति कौन सी समिति? प्राक्कलन समिति के नियंत्रण में नहीं आता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग आता है या नहीं आता है? गृह विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग कौन सी समिति के अंडर में नहीं आता है? क्या पूछा है? नहीं आता है। क्या पूछा है? नहीं। तो नहीं ढूंढना है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग इसके अंडर में आता है। गृह विभाग आता है या नहीं आता? शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, तो शिक्षा विभाग भी इसके अंडर में आता है, वित्त विभाग इसके अंडर में आता है। तो तीनों आते हैं, तो कौन सा नहीं आएगा? गृह विभाग इसके अंडर में नहीं आता है। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा, कौन सा आ जाएगा? राइट आंसर गृह विभाग बी। तो राजस्थान विधानसभा की जो प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम है, तो उसके विभाग का प्राक्कलन, कौन से विभाग का प्राक्कलन प्राक्कलन समिति के नियंत्रण में नहीं है? तो वह शिक्षा विभाग, गृह विभाग का जो प्राक्कलन समिति के नियंत्रण में नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग
प्राक्कलन समिति क्या के अंतर्गत आता है, शिक्षा विभाग भी प्राक्कलन समिति क्या के अंतर्गत आता है, वित्त विभाग भी प्राक्कलन समिति क्या के अंतर्गत आता है, लेकिन गृह विभाग प्राक्कलन समिति क्या के अंतर्गत नहीं आता है। तो राइट आंसर आएगा गृह विभाग प्राक्कलन समिति क्या के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, यदि आपको भी सूर्य की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूर्य की तरह जलना होगा। ये कथन है एपीजे अब्दुल कलाम का, जो बहुत ही महान राष्ट्रपति हुए हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। कि सूर्य जैसे चमकता है, लेकिन आपको पता है सूर्य चमकता तो है, लेकिन उससे पहले उसको अपनी खुद की आग से जलना होता है। तो अगर आपको भी सूर्य की तरह चमकना है तो आपको भी इस पढ़ाई की आग में जलना होगा। अर्थात कहने का मतलब है आपको भी किताबों में इस तरह सूर्य की तरह तपस्या करनी है ताकि आप भी चमक उठे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। कि यहाँ पे कुछ मुख्यमंत्रियों के नाम दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया है कि वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। हरिदेव जोशी, बिरोज सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल, बरकतुल्ला खान। ये एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे हैं। बरकतुल्ला खान एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राजस्थान के। इसमें पूछा गया है हरिदेव जोशी, बिरोज सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान, इसमें से कौन क्या नहीं रहे हैं, लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। तो बिरोज सिंह शेखावत लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, हरिदेव जोशी भी नहीं रहे हैं, टीकाराम पालीवाल क्या रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे। हरिदेव जोशी नहीं रहे हैं, बिरोज सिंह शेखावत नहीं रहे हैं, टीकाराम पालीवाल रहे हैं और बरकतुल्ला खान भी नहीं रहे हैं। तुम्हारा आंसर आएगा कौन रहे हैं, टीकाराम पालीवाल क्या हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। लोकसभा के सदस्य रहे हैं। टीकाराम पालीवाल जो हमारे मुख्यमंत्री रहे वो क्या रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। ये क्या है, टीकाराम पालीवाल जो हमारे चुनाव हुए थे इसके बाद मोहनलाल सुखाड़े को क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री। जयनारायण व्यास के बाद मोहनलाल सुखाड़े को बनाया गया था। पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल। 1952 के जो चुनाव होते हैं उसमें 160 सीटों पर टीकाराम पालीवाल क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। ए बी सी डी भी नहीं आएगा, ए और बी ये भी नहीं आएगा इसमें, ए बी डी बी सी डी, तो सी इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि सी इसमें सी है, तो ये भी नहीं आएगा। इसमें केवल दो ही दे रखा, ये भी नहीं आएगा। इसमें फिर सी आ गया तो नहीं आएगा। तो आंसर आएगा ए हरिदेव जोशी भी नहीं रहे हैं, बी बिरोज सिंह शेखावत भी नहीं रहे हैं और डी बरकतुल्ला खान भी नहीं रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर आएगा ए बी डी, हरिदेव जोशी, बिरोज सिंह शेखावत और बरकतुल्ला खान क्या नहीं रहे हैं, लोकसभा सदस्य नहीं रहे हैं। और टीकाराम पालीवाल क्या रहे हैं, लोकसभा सदस्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष, कि वो कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष रहा है, अध्यक्ष भी रहा है और उपाध्यक्ष भी रहा है। कि विधानसभा का प्रोटेम अध्यक्ष भी रहा है, वो विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा है और विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रहा है। तो वो कौन सा व्यक्ति है, पूनम चंद बिश्नोई है, निरंजन नाथ आचार्य है, शांतिलाल चपलोत है या परशुराम मदेरणा है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष रहा है, अध्यक्ष रहा है और उपाध्यक्ष रहा है। तो राइट आंसर आएगा हमारा पूनम चंद बिश्नोई। इन्होंने शपथ प्रकार ये किया है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति है जो विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष रहे हैं, वो है पूनम चंद बिश्नोई। ये क्या रहे हैं, विधानसभा में तीनों पदों पर इन्हें कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368(2), इसमें क्या है, संविधान संशोधन है कि उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो। कि अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन है। जब संविधान संशोधन किया जाता है तो संसद के विशेष बहुमत से पारित होने के साथ ही वो कहाँ जाता है, राज्य विधानसभाओं से पारित होने के लिए जाता है। तो उसके पास क्या होता है कि उसके पास क्या ऑप्शन होता है कि वो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता। तो जब भी संविधान संशोधन वाला विधेयक राज्य विधानसभाओं के पास आता है तो उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो उसमें सहमति दे सकती है, असहमति दे सकती है, अर्थात स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, लेकिन उसमें संशोधन नहीं
कर सकती। याद रखना, स्वीकार कर सकती है उस संविधान संशोधन को, उस संविधान संशोधन को अस्वीकार कर सकती है लेकिन उसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो विधानसभा संकल्प पारित कर सकती है तथा स्वीकार कर सकती है, संविधान सभा संकल्प अस्वीकार कर सकती है, ये भी सही है। ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, राज्य विधानसभा के द्वारा कोई भी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तीनों सही है, तो ए बी सी हमारा आंसर आ जाएगा, ए बी और सी। संविधान संशोधन में उसको पारित करने का और अस्वीकार करने का उसके पास ऑप्शन है, लेकिन संविधान में वो कोई संशोधन करना चाहती है तो वो शक्ति राज्य विधान सभाओं के पास नहीं है। तो हमारा ऑप्शन आएगा ए बी सी, अर्थात विधानसभा संविधान संशोधन के संकल्प को पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प को अस्वीकार कर सकती है और ऐसे संकल्प में कोई संशोधन नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव। मान लो राजस्थान की विधानसभा चल रही है, उसमें जो भी लोक महत्व का होता है, लोक महत्व का जो भी विषय होता है उस पर क्या लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाता है, रोक प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है कि प्रक्रिया के नियम के संबंध में निम्न का कौन सा कथन सही है, क्या पूछा गया है, कौन सा सही है। जब भी आप ये सही है, सही नहीं है, सत्य है, असत्य है, ये आप उसको गोला कर ले ताकि आपको पता रहे हमें क्या ढूंढना है, सही ढूंढना है या गलत ढूंढना है। तो इसमें पूछा गया है कि लोक महत्व का जो कोई विषय होता है उस पर जो स्थगन प्रक्रिया होती है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, उसके क्या नियम है। तो उसमें बताया गया है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, प्रस्ताव हाल ही घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, सही उत्तर का चयन कूट से करना है। नीचे में ऑप्शन दिए गए हैं, हमें उनसे ढूंढना है। तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पहले तो क्या करना चाहिए, अध्यक्ष की सहमति लेनी आवश्यक है। हाँ, ये सही है कि आप जब भी लोकसभा राज्य विधानसभा में जो लोक महत्व का स्थगन प्रस्ताव होता है उसमें पहले हमें क्या लेनी पड़ती है, अध्यक्ष की अनुमति लेनी होती है, अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। और इसके द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, एक बार में केवल एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत होता है और जो ये प्रस्ताव होता है वह लेटेस्ट घटना पर आधारित होना चाहिए। तो प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, ये सही बात है, सत्य ढूंढना है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, नहीं, ये गलत है, प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता, लेकिन इसमें क्या लिखा है, उठाया जा सकता है, तो ये क्या है, गलत है। प्रस्ताव हाल में घटित किसी विशिष्ट घटना तक सीमित रहेगा, ये भी सही है कि वो लेटेस्ट घटना से संबंधित होना चाहिए, एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है कि एक बैठक में एक ही से अधिक प्रस्ताव, केवल एक ही प्रस्ताव लाया जाएगा। तो देखो ए सही है, ए सही है, सी सही है और डी सही है, ए सी डी। तो ए बी सी ये तो गलत हो गया, ए बी डी ये भी गलत हो गया, ए डी वो भी गलत हो गया, ए सी डी हमारा राइट आंसर आएगा, ए सी डी में सी आंसर आएगा, ए सी डी। कि ये जो प्रस्ताव है उसमें अध्यक्ष की सहमति होनी चाहिए, वो लेटेस्ट घटना से संबंधित होना चाहिए, उसके द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अगर यहाँ पे होता है नहीं उठाया जा सकता तो सही था, लेकिन इसमें क्या लिख रखा है, उठाया जा सकता, तो गलत नहीं उठाया जा सकता और वो विशिष्ट घटना तक ही सीमित रहेगा जो लेटेस्ट घटना से संबंधित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1952 के प्रीसीमन, 1952 का जो प्रीसीमन आयोग था, और प्रीसीमन आयोग किसमें है, आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 में क्या है, परिसीमन आयोग की बात की गई है। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, जो 1952 में चुनाव हुए थे वो परिसीमन आयोग के द्वारा 1952 में। आज राजस्थान में विधानसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सदस्य सीटें वर्तमान में कितनी है, 200, वर्तमान में कितनी है, 200। तो ये 200 कब हुई थी, चौथी विधानसभा से हुई थी। तो उसने पूछा कि 1952 में जो पहले आम चुनाव हुए थे उसमें कितनी निर्धारित की गई थी, 200 निर्धारित की गई थी, 160, 166 या प्रत्येक जिले से 3 विधायक। तो 1952 में कितनी निर्धारित की थी, 160। तो राइट आंसर आएगा 160। ये क्या है, ये वर्तमान में है, 200 कब है, वर्तमान में, और 160 कब थी, 1952 के जो प्रीसीमन आयोग में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी, 160 सदस्य निर्धारित की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार क्या पूछा है, विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है और उस पर चर्चा हुई है। कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में कि 2016 तक कितनी बार, 30 जून 2016 कितनी बार विश्वास प्रस्ताव आया है और उस पर चर्चा हुई है। एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है, 4 बार आया है। विश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि सरकार
का क्या है, लोगों में विश्वास है। जो संसद सदस्य होते हैं, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के, और राज्य में विधानसभा के सदस्य होते हैं, उनको विश्वास प्राप्त है। ये किसकी बात कर रहा है, राजस्थान विधानसभा की बात कर रहा है। तो कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। तो कितनी बार आया है, चार बार आया है। कितनी बार आया है, चार बार। एक, दो, तीन और चार। कब, तीन बार तो आया है, किसके बार, भैरों सिंह शेखावत के समय, भैरों सिंह शेखावत के समय, भैरों सिंह शेखावत के समय। और एक बार आया है अशोक गहलोत के समय। तो 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव आया और उस पर चर्चा हुई है, चार बार आया है। तीन बार भैरों सिंह शेखावत के समय, एक बार अशोक गहलोत के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में, प्रथम आम चुनाव कभी हुए थे, 1952 में हुए थे। कितनी सीटों पर हुए थे, 160 सीटों पर, 160 सीटों पर। सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, कांग्रेस। और दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जो दूसरे नंबर पर जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ, वो कौन था, भारतीय संसद थी, राम राज्य परिषद थी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी थी, या हिंदू महासभा थी। कि पहले नंबर पर तो कौन रही थी, कांग्रेस रही थी, लेकिन दूसरे नंबर पर कौन रहा था, उसकी बात कर रहा है ये। कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जीत किसको मिली थी, कांग्रेस को मिली थी 1952 के चुनाव में 160 सीटों पर। तो वो कौन सी राजनीतिक दल था, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी थी जिसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा था, राम राज्य परिषद। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, राम राज्य परिषद। इसको कितनी सीटें मिली थी, 24 सीटें पर इसने जीत दर्ज की थी, 24 सीटें जीती थी। कितनी सीटें जीती थी इसने, 24 सीटें इसने जीती थी। और राम राज्य परिषद दूसरे स्थान पर रही थी। राम राज्य परिषद 1952 के आम चुनाव में, राजस्थान विधानसभा के जो आम चुनाव थे, उसमें 24 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर राम राज्य परिषद रही थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए। राजस्थान जो विधानसभा होती है, उसमें जो वित्तीय समितियां हैं, उसमें निम्नलिखितों पर विचार कीजिए। और इसमें क्या पूछा है, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन। क्या ढूंढना है हमें, सही उत्तर ढूंढना है। कि तीन वित्तीय समितियां हैं, सही क्या याद के, एक तो होती है लोक लेखा समिति, एक होती है प्राक्कलन समिति, और एक होती है सार्वजनिक उपक्रम की समिति। तो तीन समितियां होती है, यह सही बात है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम की समिति। तो तीन समितियां होती है, सही बात है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, ये भी सही बात है। कि यार समिति में कितने सदस्य होते हैं, वित्तीय 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और समितियों के जो सभापति बनाए जाते हैं, उनका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। और ये जो वित्तीय समितियां हैं, जो अपना रिपोर्ट होती है, वो किसको प्रस्तुत करती है, विधानसभा को। ये भी सही बात है। तुम्हारा राइट आंसर आएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो तीन वित्तीय समितियां हैं, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसमें प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। सभापति की नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष करता है, और ये अपनी रिपोर्ट विधानसभा को पेश करती है। तो चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। कि राज्य सरकार को सलाह देने के लिए कैसा कौन सा पद होता है जो अधिकृत है, जिसको मान्यता प्राप्त है। मुख्य न्यायाधीश होता है क्या, महान्यायवादी होता है क्या, महाधिवक्ता होता है, या उस न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ होती है। कि वो कौन सा व्यक्ति है, वो कौन सा पद है जिसमें राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह के लिए उस व्यक्ति से संपर्क करना पड़ता है। तो कौन सा है, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में है। ये भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है, और भारत सरकार इससे कानूनी सलाह लेती है। पूछा है राज्य को कानूनी सलाह कौन देता है, महाधिवक्ता। इसका उल्लेख आर्टिकल 165 में है। किसमें, आर्टिकल 165 में। किसमें है, ये भारत सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है, और ये राज्य सरकार का मुख्य कानूनी अधिकारी होता है। आर्टिकल 165 में है महाधिवक्ता, और आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी। ये भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 में बताया गया है। तो पूछा गया है, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत कौन है, महाधिवक्ता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर भी आसीन रहे हैं? कि राजस्थान उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है उसमें ऐसा कौन सा न्यायाधीश है जो राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री भी रहा है? तो ऐसा न्यायाधीश जो राजस्थान सरकार में क्या बना, बाद में मंत्री भी बना, तो कौन है? जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण डीडवानिया, जस्टिस फारूक हसन, जस्टिस यादराम मीणा। तो ऐसा व्यक्ति जो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रहा है और राजस्थान सरकार में क्या रहा है, राज्य मंत्री भी रहा है, तो वो व्यक्ति कौन है? जस्टिस फारूक हसन। कि राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री रहे भी हैं और मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश भी रहे हैं। हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय, उसमें न्यायाधीश रहने के साथ साथ जब ये सेवानिवृत्त हो गए, बाद में राज्य सरकार में क्या बने, राज्य मंत्री बने। कौन बने? जस्टिस फारूक हसन क्या बने, राज्य मंत्री बने। तो पूछा गया है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा न्यायाधीश जो राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहने के साथ साथ ही राज्य सरकार में क्या रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, तो है जस्टिस फारूक हसन। ये थोड़े क्वेश्चन आपको आसान भी लग रहेंगे, थोड़े डिफिकल्ट भी लग रहेंगे, मिक्स किया गया है सब क्वेश्चनों को ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से अंजाम दे सको, अपने लेवल को जान सको। उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? क्या ढूंढ रहे हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट में इन चार ऑप्शनों में से कौन सा न्यायाधीश नहीं रहा है? ये चार ऑप्शन है जिसमें से तीन तो न्यायाधीश रहे हैं लेकिन एक न्यायाधीश नहीं रहा है, तो उसकी बात की गई है। न्यायमूर्ति एम एन कासलीवाल, न्यायमूर्ति बी एस चौहान, न्यायमूर्ति ए के माथुर, न्यायमूर्ति आर सी लाहौटी। न्यायमूर्ति एम एम कासलीवाल ये भी न्यायाधीश रहे हैं, न्यायमूर्ति बी एस चौहान ये भी न्यायाधीश रहे हैं, न्यायमूर्ति ए के माथुर भी रहे हैं, न्यायमूर्ति आर सी लाहौटी ये न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर आएगा हमारा डी, आर सी लाहौटी न्यायाधीश नहीं रहे हैं, ए के माथुर भी रहे हैं, बी एस चौहान भी रहे हैं, एन एम कासलीवाल भी रहे हैं, लेकिन आर सी लाहौटी राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में कि उच्च न्यायालय में जयपुर मुख्य पीठ तो कहाँ है, जोधपुर में है। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, जोधपुर में। खंडपीठ कहाँ है, जयपुर में। तो उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, स्थायी पीठ की स्थापना 1977 में की गई। स्थायी पीठ की स्थापना का आदेश राजस्थान के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया है। इनमें से दिए गए सही उत्तर, इस कूट में से क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो जयपुर पीठ खोली गई है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1977 में। ये सही है। किसके आदेश से की गई थी, राज्यपाल के आदेश से की गई थी। किसके आदेश से, राज्यपाल के आदेश से की गई थी, ये भी सही है। इसके बाद है स्थापना आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम अंतर्गत, राज्य पुनर्गठन अंतर्गत तो की गई थी लेकिन किसके आदेश पर की गई थी, राज्यपाल की। तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। कि पीठ की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत नहीं की गई थी। इसके अंतर्गत इस अधिनियम के आधार पर राज्यपाल के आदेश से की गई थी, तो आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा नहीं दिया गया था। जयपुर पीठ को मुख्य पीठ का दर्जा नहीं दिया गया, ये भी सही है। तो जयपुर में जो उच्च न्यायालय की पीठ खोली गई है वो कब खोली गई, 1977 में खोली गई। किसके माध्यम से, राज्यपाल के आदेश के द्वारा खोली गई है और ये मुख्य पीठ नहीं है। तो इसमें आ जाएगा ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो आ जाएगा ए बी डी, ए बी डी। तुम्हारा राइट आंसर आ जाएगा सी, ए बी डी, क्योंकि सी क्या है, गलत है। पीठ की स्थापना का आदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत किया गया था, ये क्या है, गलत ऑप्शन है, ये गलत तो आएगा ए बी और डी हमारा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। 1977 में स्थापना की गई, राज्यपाल के आदेश से की गई और ये मुख्य पीठ का दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापन निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, पदस्थापना किस वर्ष की गई थी। अर्थात जो आरएस अधिकारी होते हैं उनको पहली बार कौन से वर्ष में जिला कलेक्टर के रूप में ज्वाइनिंग दी गई थी, उनको ज्वाइन किया गया था। 2021, 2013, 2009, 2018। कि पहले क्या होता था, इनमें से वो सन है, उसके पहले क्या होता था कि आरएस को कभी भी जिला कलेक्टर डायरेक्ट नहीं बनाया जाता, लेकिन आरएस के लोगों को, उनकी नई युवाओं को अपनी क्षमता का विकास करने के लिए, उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए एक संशोधन के माध्यम से राजस्थान प्रशासनिक जो सेवा अधिकारी होते हैं, आरएस होते हैं, उनको पहली बार जिला कलेक्टर पर ज्वाइनिंग दे दी गई। कब दे दी गई, 2009 में, 2009 में। तो राइट आंसर आएगा 2009, 2009 में
डायरेक्ट आरएस को क्या बनाने लगे, जिला कलेक्टर की पोस्ट पर पोस्टिंग देने लग गए। तो कब से देने लग गए, 2009 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां, कि जिला कलेक्टर कई चीजों में विकास अधिकारी के रूप में, दंड अधिकारी के रूप में, राजस्व अधिकारी के रूप में कई कार्य करता है। तो इसमें पूछा है कि जिला दंड नायक के रूप में कौन सी शक्ति है। कानून व व्यवस्थाएं बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशियों के पारपत्रों की जांच करना और भू राजस्व एकत्रित करना। कानून व्यवस्था रखना ये किसकी है, जिला दंड नायक के रूप में कार्य करता है। पुलिस पर नियंत्रण रखना भी दंड नायक के रूप में कार्य करता है। विदेशियों के जो पारपत्र होते हैं उनकी जांच करना, पासपोर्ट होते हैं उनकी जांच करना, ये भी ये भू राजस्व एकत्रित करना है, क्या है, राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। राजस्व अधिकारी के रूप में, भू राजस्व अधिकारी के रूप में क्या कार्य करता है, भू राजस्व एकत्रित करना। तो आएगा ABCD। जिला दंड नायक के रूप में पूछा है कि जिला कलेक्टर की क्या शक्तियां हैं, वह कानून व व्यवस्था बनाए रखता है, पुलिस पर नियंत्रण रखता है और विदेशों से आने वाले लोगों की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी जांच करता है। तो ABC, तो राइट आंसर आएगा ABC। डी क्या है, भू राजस्व एकत्रित करना है, राजस्व अधिकारी के रूप में क्या करता है, भू राजस्व इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो राइट आंसर आएगा ABC। कानून व व्यवस्थाएं बनाए रखना, पुलिस पर नियंत्रण रखना, विदेशों की जो पारपत्र उनकी जांच करना, ABC आ जाएगा। और भू राजस्व एकत्रित करना, भू राजस्व इकट्ठा करना क्या है, राजस्व अधिकारी के रूप में उसकी शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त को पद को समाप्त कर दिया गया और वापस उसको पुनर्स्थापित कर दिया गया, किसको, संभागीय आयुक्त की बात होती है 1949 में। 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा क्या बनाया जाता है, संभागीय आयुक्त व्यवस्था लागू की जाती है। 1949 में हीरालाल शास्त्री के द्वारा क्या लागू किया जाता है, संभागीय आयुक्त व्यवस्था, संभागीय आयुक्त व्यवस्था। इसको क्या होता है कि कब, 1962 में समाप्त कर दिया जाता है। 1962 में समाप्त करते हैं कौन, ML सुकाड़िया, मोहनलाल सुकाड़िया के द्वारा, मोहनलाल सुकाड़िया के द्वारा इसको समाप्त किया जाता है। और 1987 में वापस, कब, 1987 में इसको, 1987 में वापस लागू किया जाता है हरिदेव जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, हरिदेव जोशी के द्वारा, किसके द्वारा, हरिदेव जोशी के द्वारा। तो सबसे पहले कब चालू होती है, 1949 में। 1962 में क्या हो जाती है, समाप्त। पूछा गया है किन वर्षों में संभागीय आयुक्त पद को समाप्त किया जाता है, 1962 में समाप्त किया जाता है, सही है। 1971 ये गलत हो जाएगा, 1959, 1987 ये 87 सही है, लेकिन समाप्त का वर्ष गलत है, ये भी गलत है। 1966, 1970 ये भी गलत है। 1962 में समाप्त, तब कौन रहते हैं मुख्यमंत्री, ML सुखाड़िया। ये तो क्या करते हैं, इसको समाप्त करते हैं और 1987 में लागू करते हैं कौन, पुनर्स्थापित करते हैं हरिदेव जोशी। तो 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाता है और 1987 में वापस लागू कर दिया जाता है। तो याद रखना, 1962 में संभागीय व्यवस्था को हटा दिया जाता है और 1987 में वापस संभागीय व्यवस्था को लागू कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान का प्रथम प्रमुख सचिव था, मुख्य सचिव था, प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव, कि निम्न में से कौन सा वो व्यक्ति था जो राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव था, श्री BG राव, श्री V नारायण, श्री K राधाकृष्णन, श्री SW शिवेश्वर। तो इनमें से वो कौन सा व्यक्ति था जिसको राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो कौन सा था, श्री BG राव, V नारायण, श्री K राधाकृष्णन और श्री SW शिवेश्वर। तो कौन था, श्री K राधाकृष्णन। श्री K राधाकृष्णन क्या थे, ये प्रथम मुख्य सचिव थे, प्रथम मुख्य सचिव। सबसे लंबे समय तक जो सचिव रहे हैं वो क्या है, BS मेहता। सर्वाधिक कार्यकाल वाले, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव, सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव कौन रहे हैं, BS मेहता। कौन रहे हैं, BS मेहता। वर्तमान मुख्य सचिव की बात करें तो कौन है, सुधांश पंत। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, सुधांश पंत। वर्तमान मुख्य सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव, वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, वर्तमान मुख्य सचिव है श्री सुधांश
पंत। वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? श्री सुधांश पंत वर्तमान मुख्य सचिव है। प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन रहे और सर्वाधिक कार्यकाल तक मुख्य सचिव रहे BS मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा का बकायत होता था। राजस्थान में जो पहले के मध्यकालीन व्यवस्था थी, उस मध्यकालीन व्यवस्था में राज्य में जो महकमा बकायत होता था उसका क्या कार्य क्या था? अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, राज्यों के बकायों का भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता था। जो राजस्थान के प्राचीन राज्य थे, मध्यकाल की व्यवस्था थी, उस मध्यकाल में राज्य में एक महकमा बकायत होता था, वो क्या कार्य करता था? इन चारों में क्या कार्य करता था? वो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, राज्यों के बकायों का भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों की बकाया संग्रह करता था, राजाओं के लिए ऋण संग्रह करता था। तो क्या करता था? राइट आंसर आएगा ए। अच्छी फसलों के समय जो शेष राजस्व होता था उसको वसूलने का कार्य कौन करता था? उसको वसूलने का कार्य महकमा बकायत करता था। कि मध्यकालीन व्यवस्था में एक राज्य में क्या होता था? महकमा बकायत होता था, जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व को वसूलने का कार्य करता था। अच्छी फसल के समय शेष राजस्व को वसूलने का कार्य करता था। राजस्थान में उपनिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? जो उपनिवेशन विभाग है उसका मुख्य कार्य क्या है? रिहायशी भूखंड उपलब्ध कराना, सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण करना, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाना, भूमि आवंटन करना। कि राजस्थान में जो उपनिवेशन होता है, इस उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य क्या है? मेन कार्य क्या है? ये क्या होता है? सिंचाई से संबंधित कार्य करता है। तो ये क्या करता है? भूमि आवंटन करता है और उसमें सिंचाई के कार्य करता है। तो मुख्य कार्य क्या है? भूमि आवंटन करना। किसका मुख्य कार्य है? भूमि आवंटन करना। किसका मुख्य कार्य है? भूमि आवंटन करना। उपनिवेशन विभाग का मुख्य कार्य क्या है? भूमि आवंटन करना। दोस्तों, आपको क्लास अच्छी लग रही हो, थोड़े क्वेश्चन लेवल के दिख रहे होंगे, तो ये वो क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को यहाँ पर परख सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट, का मतलब है मनोनीत किए जा सकते हैं? अधिनियम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जो नगर परिषद होती है उसमें कितने व्यक्तियों को मनोनीत नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है? 10, 12, 8, 6। 10, 12, 8, 6 कितने को किया जा सकता है? तो नगर परिषद में 12 तो किया जाता है नगर निगम में। 12 किस में किए जाते हैं? नगर निगम में। 12 लोगों को मनोनीत किस में किया जाता है? नगर निगम में। तो राइट आंसर आएगा 8 किस में किए जाते हैं? नगर परिषद में। किस में किए जाते हैं? नगर परिषद में 8 किए जाते हैं। नगर परिषद में 8 किए जाते हैं और 12 किए जाते हैं नगर निगम में। पूछा है कि नगर निगम में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं? तो नगर परिषद में अधिकतम 8 व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है और नगर निगम में 12 को किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा में संशोधन करके जो ग्राम सेवक हम पहले बोलते थे उस किताब में हम क्या बोलते हैं? ग्राम विकास अधिकारी बोलते हैं। आजकल उनको क्या बोलते हैं? VDO विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, जिसको पहले सेक्रेटरी बोलते थे, ग्राम सेवक बोलते थे। वो कौन सी धारा को हटाकर स्थापित अभिव्यक्ति के प्रतिस्थापित किया गया है? कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम कौन सा? 1994 की वो कौन सी धारा है जिसको संशोधित करके ग्राम सेवक को अब क्या बोला जाता है? ग्राम विकास अधिकारी बोला जाता है। तो कौन सी धारा थी? 88 है, 89 है, 91 है, 90 है। तो याद रखना, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 में संशोधन करके, धारा 89 में संशोधन करके क्या किया गया है? ग्राम सेवक को अब नाम ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। तो कौन सी धारा है? 89 धारा है, धारा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नांकित में से कौन सा अधिनियम या नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है? कि वो कौन सा नियम है जो राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक की स्थापना की बात करता है कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठक की जाएगी? और ग्राम सभा की जो संयुक्त बैठक होती है, इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच। कौन करता है? सरपंच। और ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? ग्राम सभा में 18 साल का जो भी व्यक्ति होता है वो क्या होता है? ग्राम सभा में शामिल होता है। इस ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच के द्वारा की जाती है। तो कौन सा नियम या अधिनियम है जिसके तहत ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान की बात करता है? कि वो एक अधिनियम बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि ग्राम सभा की संयुक्त बैठक हो सकती है और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? सरपंच साहब। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज नियम 1996,
राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के उपांतरण अधिनियम 1999, राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011। तो राइट आंसर आएगा इसका 2011। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के तहत ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है। तो कौन सा नियम है जिसके तहत राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है, जिसकी अध्यक्षता सरपंच साहब करते हैं, वो की गई है राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के तहत क्या की गई, ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों की प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोजना समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? कि जिला आयोजना समिति में 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं पदेन, एक तो होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं पदेन, और एक होते हैं मनोनीत। क्या होते हैं? मनोनीत। कितने होते हैं? मनोनीत होते हैं। और जिला आयोजना समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? जिला आयोजना समिति में कुल 25 सदस्य होते हैं। कुल सदस्य संख्या कितनी है? कुल सदस्य संख्या है वो है 25। कितनी है? 25। जिला आयोजना समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 25 है। पूछा गया है कि निर्वाचित सदस्य कितने होते हैं, पदेन सदस्य कितने होते हैं? 20 और 5, 20 और 3, 20 और 2, 20 और 10। तो निर्वाचित होते हैं 20, पदेन होते हैं 3 और मनोनीत होते हैं 2। इस प्रकार 20 + 3 + 2 टोटल कितने होते हैं? 25 सदस्य जिला आयोजना समिति में होते हैं। तो राइट आंसर आएगा निर्वाचित कितने हैं? 20 और पदेन सदस्य कितने हैं? 3। तो राइट आंसर आएगा 20 और 3। तो याद रखना, जिला आयोजन समिति में जो सदस्य संख्या होती है 25 होती है, निर्वाचित 20 होते हैं, पदेन 3 होते हैं, मनोनीत 2 होते हैं, और जिला आयोजन समिति का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? कि जो पंचायती राज है, जो हमारी ग्रामीण स्वशासन है, ग्रामीण व्यवस्था है, इस ग्रामीण व्यवस्था में वर्ष 2020 तक, सन 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं? 5 बार, 8 बार, 9 बार, 11 बार। कितनी बार पूछा गया है कि अब तक 2020 तक कितनी बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं? तो राइट आंसर आएगा इसका 5 बार, 8 बार, 9 बार, 11 बार। तो राइट आंसर आएगा 11 बार क्या हो गए अब तक 2020 तक। अब आने वाला जो चुनाव होगा वो 12वां चुनाव होगा पंचायतों का, लेकिन अब तक 2020 तक बात करें या बात करें 2024 तक भी, 2024 तक भी कितने हुए हैं? 11 बार हमारा क्या हुआ है? पंचायतों का चुनाव हुआ है। आने वाला जो 2025 में चुनाव है वो कौन सा चुनाव होगा? 12वां चुनाव होगा। 12वां चुनाव होंगे, 12वें चुनाव होंगे। कौन से होंगे? 12वें होंगे। अब तक कितने हो गए? 2020 तक 11 बार पंचायतों के चुनाव हो गए, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है? कि वो कौन सा व्यक्ति है जो क्या करता है कि जिसको क्या बनाया जाता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। कि राज्य मानवाधिकार आयोग जो भारत में होता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, और राज्य में होता है राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें 1+2 सदस्य होते हैं। राज्यों में कितने सदस्य होते हैं? 1 अध्यक्ष सहित 2 सदस्य होते हैं। टोटल होते हैं 3, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो जो सदस्य बनाया जाता है उसकी नियुक्ति हेतु कौन अधिकृत है, कि कौन सा व्यक्ति योग्य है? मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाज सेवी व्यक्ति, पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी। तो मानव अधिकार राज्य मानवाधिकार जो आयोग होता है, जो उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, उसका अध्यक्ष बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। राइट आंसर आएगा उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको क्या बनाया जाता है? अध्यक्ष बनाया जाता है। जो राज्य मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है वो क्या बन सकता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए योग्य होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसकी जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष होते हैं। निम्नांकित में कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में संबंध में सही है? क्या पूछा गया है? सही पे पूछा गया है। इससे आप इस क्वेश्चन से आपके कई सारे फैक्ट राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही हो जाएंगे
और उससे क्या होगा, हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा हम उसको आसानी से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक सूचना द्वारा हुआ। तो याद रखना, गठन कब हुआ इसका, 18 जनवरी 1999। क्या पूछा जाए, गठन या अधिसूचना कब जारी की गई थी इसकी, इसका गठन या अधिसूचना कब जारी की गई थी, 18 जनवरी 1999 को। तो पहला ऑप्शन सही है, इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा हुआ, ये सही है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ, ये भी सही है। इसने कार्य करना शुरू कर किया, कार्य करना शुरू कब किया गया, मार्च 2000 से, मार्च 2000 से इसने कार्य करना शुरू किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था, तो राइट आंसर आएगा 18 जनवरी 1999। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कार्य करना सब कब शुरू किया था, तब राइट आंसर आएगा मार्च 2000। राज्य मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ये गलत, अभी मैंने बात की, कितने सदस्य होते हैं, 1 प्लस 2 सदस्य, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो ये भी याद रखना है, वो कौन सा, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2000 तक के तहत कितने सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। यहाँ पर 3 सदस्य बताया गया है, ये गलत है ऑप्शन। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं, और इसके जो भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं, ये सही बात है। जो इसके अध्यक्ष होते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं, ये भी सही बात है। तो राइट आंसर आएगा ए बी डी। कौन सा आएगा, ए बी, इसमें सी आ रहा है, गलत है, ए बी डी आ जाएगा, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, तो राइट आंसर का। तो याद रखना, इसका गठन या अधिसूचना कब हुई थी, 18 जनवरी 1999 को। यह आयोग कब क्रियाशील हुआ, मार्च 2000 में। इसमें जो अध्यक्ष होते हैं, एक अध्यक्ष 2 सदस्य होते हैं। इसके अध्यक्ष में मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, न्यायाधीश होते हैं, और इनका कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है इनका, कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, 3 वर्ष या 70 वर्ष। और जो इसकी पहली अध्यक्ष रही है, राज्य मानवाधिकार आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष रही है वो रही है श्रीमती कांता भटनागर। कौन रही है, श्रीमती कांता भटनागर। 3 वर्ष या 70 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था, नहीं था पूछा है। जस्टिस एन के जैन, जस्टिस एस सगीर अहमद, जस्टिस कांता भटनागर, अभी बताया ना मैंने। प्रथम अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद जैन। इन चारों में से ऐसा कौन है जो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं है, तो जस्टिस कांता भटनागर क्या थी, प्रथम अध्यक्ष रही है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन था या कौन थी, तो कौन थी, जस्टिस कांता भटनागर राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। इनका कार्यकाल होता है 3 वर्ष 70 वर्ष। तो जस्टिस एन के जैन क्या रहे हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। जस्टिस एस सगीर अहमद भी अध्यक्ष रहे हैं। कांता भटनागर प्रथम अध्यक्ष रही है। तो कौन नहीं रहे हैं, जस्टिस प्रेमचंद जैन क्या नहीं रहे हैं, जस्टिस प्रेमचंद जैन राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। एन के जैन अध्यक्ष रहे हैं, एस सगीर अहमद भी अध्यक्ष रहे हैं, और कांता भटनागर अध्यक्ष है और प्रथम अध्यक्ष रही है। प्रेमचंद जैन अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर आएगा प्रेमचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ढूंढना है। मैंने कई बार कहा है आपको कि आप क्या करें, जब भी सत्य नहीं है, असत्य है, सही है, गलत ढूंढना है, आप क्वेश्चन में क्या करें, गोला करें, ताकि आपको आसानी से पता रहेगा कि हमें सत्य ढूंढना है या असत्य ढूंढना है। नीचे दिए गुट में से क्या करना है, सत्य नहीं को अलग करना है और सही उत्तर का चयन करना है। आयोग ने मई 2003 से पूर्णतः कार्य प्रारंभ शुरू किया। अभी पढ़ा था हमने, मई से नहीं किया था, कब से किया था, मार्च 2000 से। कब से किया था, मार्च 2000 से कार्य शुरू किया था। तो पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आयोग ने कब से शुरू किया था, मार्च 2000 से। गठन की अधिसूचना कब आई थी, 18 जनवरी 1999। आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, सही बात है, और 2 सदस्य, ये सही बात है। हमने पढ़ा था कितने सदस्य होते हैं, 1 + 2 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष उस न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं। और जो आयोग में अध्यक्ष बनाया जाता है, राज्य मानवाधिकार आयोग में जो अध्यक्ष बनाया जाता है, वो उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के क्या हो सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश भी हो सकते हैं और न्यायाधीश भी हो सकते हैं। ये भी सही है। इसका मतलब बी सही है, सी सही है। जुलाई 2000 से लेकर जुलाई 2005 तक न्यायाधीश एएस गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे। जुलाई 2000 से लेकर 2005 तक जो अध्यक्ष थे कौन थे, एएस गोदारा थे, ये भी
सही है कि जुलाई 2000 से लेकर 2005 तक जो अध्यक्ष थे कौन थे, एएस कोदारा अध्यक्ष रहे थे, ये भी सही है। इसका मतलब बी सही है, सी सही है, डी सही है। और हमें क्या ढूंढना है, सत्य क्या सत्य नहीं है, निम्न कथनों को पढ़ना है और सही उत्तर का चयन करना है। मतलब ए इसमें आ गया, ए गलत है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। बी और सी क्योंकि इसमें 3 सही है, इसमें 2, इसमें भी ए गया, अर्थात ए आ गया तो 2 तो कट ही गए। इसमें ए गलत है तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब इसमें देखना बी और सी, तो हमारे पास क्या है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो कौन सा आएगा, बी सी डी। राइट आंसर आएगा बी सी डी। तो आप आसानी से इसको 2 ऑप्शनों को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि ए आएगा नहीं तो ये भी कट हो गया, इसमें भी देखा ये भी कट हो गया, तो हमारे पास 2 बजे जो ऑप्शनों के आधार पर हम उनको पता लगाया, तो हमें क्या है, बी और सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन पदाधिकारी या पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त होने पर लोकायुक्त राजस्थान द्वारा जांच नहीं की जा सकती। लोकायुक्त अधिनियम कब का है, 1973 का है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आईडी दुआ, आईडी दुआ। और उप लोकायुक्त कौन थे, के पी यू मेनन। ये क्या थे, उप लोकायुक्त। प्रथम ये तो क्या थे, उप लोकायुक्त कौन थे, केपी मेनन। और आईडी दुआ क्या थे, लोका आयुक्त। प्रथम लोकायुक्त कौन थे, आईडी दुआ। इसमें पूछा गया है कि किसके खिलाफ वो क्या नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता। पंचायत समिति के प्रधान उप प्रधान की, पंचायत समिति की स्थायी समितियों के अध्यक्ष की, सरपंचों उप सरपंच सॉरी पंचों की, जिला परिषद का उप प्रमुख की। तो पंचायत समिति के क्या पूछा है, द्वारा जांच नहीं की जा सकती, ढूंढना है। तो पंचायत समिति के जो प्रधान होते हैं, जो सदस्य, उनकी जांच कर सकता है, ये सही है। पंचायत समिति की स्थायी समिति होती है, उनके अध्यक्ष की जांच कर सकता है, ये भी सही है। सरपंच और पंच की जांच नहीं कर सकता, ये गलत हो गया, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा सी। जिला परिषद के प्रमुख की जांच करता है, ये भी सही है। तो जो लोकायुक्त होता है वो सरपंच और पंच के साथ शिकायत तो की जा सकती है, लेकिन आरोपों की जांच ये नहीं कर सकता। तो सरपंच और पंच होते हैं, ग्राम पंचायतों के जो सरपंच होते हैं और जो पंच होते हैं, उनकी जांच लोकायुक्त नहीं कर सकता। लोकायुक्त मुख्यमंत्री की, एमएलए की, नगर पालिका की जो सदस्य होते हैं उनकी, जो महालेखाकार होता है उनकी, और राज्य विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी, और राज्य विधानसभा सचिवालय में जो कर्मचारी होते हैं उनकी जांच नहीं कर सकता, उनके खिलाफ शिकायतों की जांच नहीं कर सकता। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्न से कौन सा कथन है सही है, क्या ढूंढना है, सही है। किसके बारे में, लोकायुक्त के संबंध में। वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन। उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों, उच्च लोक सेवकों तक फैला हुआ है। वह भ्रष्टाचार व कुप्रशासन के मामलों की विचार करता है, ये तो सही है। देखो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की जांच कौन करता है, लोकायुक्त, ये सही है एक तो। उसका कार्य आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों की। वो क्या करता है, शिकायतों की जांच करता है, आरोपों की जांच करता है, ये भी सही है कि आरोपों की जांच करता है, न कि शिकायतों की। जो आरोप लगाए गए उनकी जांच करता है, वो शिकायतों की जांच नहीं करता। जब शिकायत की जाती है तो क्या करता है, आरोपों की जांच करता है। सी और डी सही है। इसके अलावा उसका क्षेत्र अधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं लोक सेवकों तक फैला हुआ है, लोक सेवकों तक फैला हुआ है। तो मंत्रियों का जांच कर सकता है, राज्य विधानसभा के सदस्यों की, वो एमएलए की जांच नहीं कर सकता, और लोक सेवकों तक फैला हुआ है तो मंत्री की जांच कर सकता है, सही है। लोक सेवकों की जांच कर सकता है, सही है। लेकिन राज्य विधानसभा के सदस्यों की जांच नहीं कर सकता, वो एमएलए की जांच नहीं कर सकता, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो सी और डी सही है। इसके अलावा राज्यपाल द्वारा नियुक्त और विधानसभा के प्रति उत्तरदायिता, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वो किसके प्रति होता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राज्यपाल के प्रति क्या होता है। तो इसमें आएगा सी और डी, ए सी ए डी, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही गलत है। इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट लाइक है। ये क्या है, डिलीट लाइक क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं। तो याद रखना, वो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन की जांच करता है, वो आरोपी की जांच करता है, शिकायतों की जांच नहीं करता। और वो मंत्रियों, विधानसभा के सदस्य होते हैं, और उनकी क्या कर सकता है, वो जो मंत्री होते हैं, सॉरी मंत्री, इनकी क्या कर सकता है, वो जांच कर सकता है। जो मंत्री होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, और उच्च लोक सेवक होते हैं, उनकी जांच कर सकता है, ये भी सही है। बी सी डी ऑप्शन नहीं है इसमें, इसमें आएगा बी सी और डी। क्या आएगा, बी सी डी ऑप्शन आएगा। इसका क्षेत्राधिकार, इसके लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है, ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं, तो ये क्या हो, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इसमें आएगा बी सी डी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है वो। सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, कि राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए, ये कौन से आयोग ने या किस समिति ने सबसे पहले अनुशंसा की थी।
राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1969 से 1966 से 1970। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और संस्थानन समिति। संस्थानन समिति के आधार पर क्या की थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई थी। सही उत्तर का चयन करना है कि राज्य स्तर पर जो लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए वह सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी, वो की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग। राइट आंसर आएगा भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई, मोरारजी। और जो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था इसके अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। वीरप्पा मोइली, इसके अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली थे। और ये कब बनाया गया था, शायद दूसरा 2008 में बनाया गया था। तो भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था 1966 से 1970। इसने क्या की थी, लोकायुक्त की नियुक्ति की सबसे पहले अनुशंसा की थी कि राज्यों में लोकायुक्त बनाया जाए। ये किसने मांग की थी, भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अध्यक्ष ने मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोपों के अर्थ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। RS 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है कि लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम है उसमें आरोप की परिभाषा क्या दी गई है, उसमें आरोप को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। आरोप का अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके कुछ ले लिया है, या कुछ लेकर के, या स्वयं या दूसरों के द्वारा पक्षपात से या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है। कि कोई भी लोक सेवक है उसने क्या किया, या तो कुछ तो पैसे ले लिए हैं, या कुछ लेकर काम किया, या स्वयं या दूसरों के माध्यम से पक्षपात या दूसरों को नुकसान पहुंचा के कार्य किया है, या परेशान करने का कार्य किया है, अर्थात अपने पद का दुरुपयोग किया है। ये सही है क्या, ये सही बात कही गई है कि पद का दुरुपयोग करने को भी इसने क्या माना है, आरोप माना है। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या कार्रवाई न करना। यदि कोई लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए या कार्रवाई नहीं करता है या कार्रवाई नहीं करता है, अर्थात लाभ के लिए कार्रवाई कर सकता है और कार्रवाई नहीं करने से उसको फायदा रहे तो भी कार्रवाई नहीं करता है, तो भी क्या माना गया है, आरोप माना गया है। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या कड़ा अनुचित या भ्रष्टाचार से कार्य किया है। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या कदा अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया गया। लोक सेवक ने अपने कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित में या अनुचित या भ्रष्टाचार रूप से प्रेरित होकर कार्य किया है, तो ये भी क्या है, उसका आरोप है। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी दोषी है। अगर लोक सेवक में भ्रष्टाचार पाया जाता है या निष्ठा की कमी पाई जाती है तो वो भी क्या है, आरोप की श्रेणी में आता है। तो दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर होगा ABCD। ये चारों क्या होंगे, सही है। यदि कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग करता है तो वो भी क्या माना गया, आरोप माना गया है। यदि लोक सेवक अपने कर्तव्य में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करता है, नहीं करता है, क्या है, वो भी क्या माना गया, आरोप माना गया है। यदि कोई अपने पद का दुरुपयोग करता है, अर्थात वो अनुचित या भ्रष्टाचार से व्यक्तित्व में कार्य करता है या कार्य नहीं करता है, वो भी क्या माना गया, आरोप माना गया है। और यदि कोई लोक सेवक भ्रष्टाचार करता है या लोक सेवक में निष्ठा की कमी उसमें पाई जाती है तो वो भी आरोप माना गया है। तो राइट आंसर आएगा ABCD। ABCD। तो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ये लोकायुक्त उप लोकायुक्त, लोकायुक्त व उप लोकायुक्त अधिनियम में क्या माने गए हैं, आरोप के अर्थ में बारे में बताए गए हैं कि एक लोक सेवक द्वारा ये सब कार्य किए जाते हैं, तो किसके आ रहे हैं, आरोप के बारे में आते हैं। आप उनकी शिकायत लोकायुक्त में कर सकते हो, लोकायुक्त उनकी जांच करेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन रिपोर्ट किसको देता है, जो आरपीएससी है, जो आरपीएससी है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है, विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष देता है, राष्ट्रपति के समक्ष देता है, राज्यपाल के समक्ष देता है, मुख्य सचिव के समक्ष दिया जाता है। तो आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और आरपीएससी की रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को देता है। और राज्यपाल इसको कहाँ रखवाता है, फिर विधानसभा में रखवाने का कार्य करता है। तो आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल के समक्ष देता है। और इसके आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे SK घोष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, SK घोष, SK घोष। सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन थे, सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष वो कौन थे, तिवाड़ी, वो थे DS तिवाड़ी। वो कौन थे, DS तिवाड़ी। कौन थे, DS तिवाड़ी। और कम कार्यकाल वाले सदस्य
कम अवधि वाले अध्यक्ष कौन थे? वो है पी एस यादव। कौन है? पी एस यादव। इन्होंने कितने दिन काम किया है? 37 दिन काम किया था। कितने दिन काम किया है? 37 दिन। वर्तमान में आरपीएससी का जो कार्यवाहक अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कैलाश चंद मीणा को बनाया गया है। वर्तमान में जो क्या है, आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? कार्यवाहक कौन है? कैलाश चंद मीणा। कौन है? कैलाश चंद मीणा वर्तमान में क्या है? आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष है। तो अपना रिपोर्ट किसको देता है? राज्यपाल को देता है। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष थे। सर्वाधिक कार्यकाल तक डीएस तिवारी थे। और सबसे कम अवधि तक, छोटी अवधि तक जो आरपीएससी के अध्यक्ष रहे वो पीएस यादव है, जिन्होंने 37 दिन कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? अभी हमने बात की थी, बताया था, क्वेश्चन ही आ गया देखो। तो वो कौन था? डीएस तिवारी। कौन था? डीएस तिवारी सबसे लंबे समय तक क्या रहे हैं? डीएस तिवारी क्या रहे हैं? सबसे लंबे समय तक आरपीएससी के सदस्य रहे हैं। कौन रहे हैं? डीएस तिवारी, जो हमने अभी बात की है। सही विकल्प 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? जो राज्यों में आरपीएससी होती है, जो पीएससी होती है राज्यों में, और यूपीएससी होती है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यों में जो आर स्टेट लोक सेवा आयुक्त होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो आपको पता है राज्यों में जो लोक सेवा आयोग होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। जो केंद्र सरकार में संघ लोक सेवा, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब पूछा गया है कि जो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलकर क्या बनाया जा सकता है? संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। यदि 2 राज्य ऐसी मांग करें कि हमारे लिए, तो क्या कर दो आप, संयुक्त लोक सेवा ही बना दो, तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? उसकी अध्यक्ष की नियुक्ति सबसे बड़े राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, सभी संबंधित राज्यों के राज्यपाल की समिति द्वारा की जाएगी, या संबंधित राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। देखो यहाँ पे भारत का राष्ट्रपति आया है, यहाँ पे भी राष्ट्रपति आया है, और लेकिन यहाँ पे बात की गई है सिफारिश की। तो आंसर आएगा हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है, ज्वाइंट पीएससी बनाई जाती है, संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है और हमें ये क्या ढूंढना है कि क्या सही है। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था, क्या सही है? क्या राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ये गलत है भाई साहब, इसका गठन हुआ था जुलाई, यहाँ पे क्या आना चाहिए? जुलाई 1994। कब हुआ था? जुलाई 1994। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जुलाई 1994 में हुआ था। इसका एक सचिव होता है, सही है, जिसको क्या बोलते हैं? राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी कहा जाता है। और राज्य निर्वाचन अधिकारी में जो सचिव होता है, एक सचिव होता है, उस सचिव को क्या बोला जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो ए सही है क्या? नहीं, ए तो गलत है। बी सही है क्या? ए और दोनों भी सही नहीं है। ए सही है, ए तो गलत हो गया। बी सही है क्या? बी सही है। ए और बी गलत, दोनों सही है? दोनों तो गलत है ना, ए और ना बी, ये भी सही नहीं है। तुम्हारा राइट आंसर है केवल बी सही है, केवल बी सही है। और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन। वर्तमान में कौन है? नवीन महाजन। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन बनाया गया है? नवीन महाजन को बनाया गया है। और निर्वाचन आयुक्त कौन है? निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में? मधुकर गुप्ता। मधुकर गुप्ता क्या है? निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये जुलाई 1994 में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की, और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के और 243 जेड़े में बताया गया है। पंचायतों के लिए 243 के में है और नगर पालिकाओं के लिए 243 जेड़े में है। राज्य निर्वाचन आयोग की बात कहाँ की है? पंचायतों के लिए 243 के में और नगर पालिकाओं के लिए, नगरीय निकायों के लिए 243 जेड़े में कही गई है। तो जुलाई 1994 में देख सके। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अमर सिंह राठौड़। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़। कौन थे इसके? अमर सिंह राठौड़। प्रथम आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौड़।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर बताना है। राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, एक वैधानिक संस्था है, एक कार्यपालिका संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है और भारत के चुनाव आयोग की एक इकाई है। तो राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका उल्लेख कहाँ गया है? अनुच्छेद किसमें किया गया है? अनुच्छेद 243 के, कहाँ? पंचायत के लिए, कहाँ? पंचायती राज में। और अनुच्छेद 243 जेड़े, इसमें किसका क्या गया है? नगरीय निकाय के लिए, नगरीय निकाय के, अर्थात इसका संविधान में उल्लेख किया गया, अनुच्छेदों में उल्लेख किया गया। तो ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख पंचायती राज के लिए 243 के में मिलता है और नगरीय निकाय के लिए 243 जेड ए में मिलता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग का है एक संवैधानिक निकाय संस्था है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय 2015 के अनुसार, ये तो सारी गलत है, 2015 का पूछा गया है, पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? कि राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और एक राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जाती है, एक प्लस इसमें एक अध्यक्ष होता है। और प्रथम अध्यक्ष की बात है, प्रथम सूचना अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे सूचना आयोग के? वो थे एमडी कोरानी। कौन थे? एमडी कोरानी। एमडी कोरानी प्रथम सूचना आयोग थे। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान सूचना आयोग के अध्यक्ष की आयुक्त की बात करें, वर्तमान आयुक्त की बात करें तो कौन है सूचना आयोग के आयुक्त? वो है डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। कौन है? डीबी गुप्ता, देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? किनकी नियुक्ति की जाती है? उसमें क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री के अलावा उसमें कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। और अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, कैबिनेट स्तर का मंत्री होता है। और तीसरा व्यक्ति होता है वो विपक्ष दल का नेता होता है। तो राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता इसमें शामिल होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय मंत्री ये भी होता है। राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुख्य ये भी होता है। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये नहीं होता है। तो कौन शामिल नहीं होता है? क्या ढूंढना है? नहीं होता है, वो नहीं होता है। तो आंसर आएगा डी, आंसर आएगा इसका। राज्य द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश इसमें नहीं होता है। इसमें कौन शामिल होता है? इसका जो अध्यक्ष होता है समिति का वो मुख्यमंत्री होता है। एक तो मुख्यमंत्री हो गया, एक तो इसमें होता है मुख्यमंत्री। इस समिति में कौन होता है? जो राज्य सूचना आयोग के आयुक्तों की और मुख्य आयुक्त की नियुक्ति करता है। इसमें मुख्यमंत्री होता है, एक कैबिनेट मंत्री होता है जिसकी जिसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। और एक होता है विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। ये मिलकर मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं और सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? डीबी, मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता है। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? एमडी कोरानी थे। कौन थे? एमडी कोरानी। वर्तमान क्या? डीबी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों में नहीं दिया गया है? कि कौन सा कार्य नहीं बताया गया है किसका? लोक सेवा आयोग, अर्थात आरपीएससी की बात करें, हमारे यहाँ पे क्या है? आरपीएससी है, अदर में होती है उसको पीएससी बोलते हैं। जो भी राज्य उसका पहला अक्षर जुड़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया था? उसमें राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में नहीं दिया गया है। द्वितीय प्रशासनिक, भारत का द्वितीय प्रशासनिक आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? वीरप्पा मोइली। इसमें बताया गया है राज्य सरकार के अधीन जो स्तरीय पद होते हैं, श्रेणी फर्स्ट व श्रेणी सेकंड के भिन्न राज्यों के कैडर के पदों के लिए उम्मीदवारों की भर्ती तो कौन करता है? ये बताया गया था कि आरपीएससी को क्या करनी चाहिए? जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है उसको क्या करना चाहिए? उसको राज्य सरकार के अधीन जो उच्च स्तरीय पद होते हैं, श्रेणी फर्स्ट व श्रेणी सेकंड के पद होते हैं, उनमें उम्मीदवारों की भर्ती पीएससी को, राज्य लोक सेवा आयोग को करनी चाहिए थी। ये उसने बात कही थी, ये बात सही है। एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण का मतलब स्थानांतरण। एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए राज्य सरकार को परामर्श देना। इसके आगे बात करते हैं, ये इसने बात नहीं कही थी कि ट्रांसफर करने का काम किसका है? ये परामर्श नहीं है, यह सरकार का काम करना है कि एक सेवा से दूसरी सेवा में ट्रांसफर करे। यह सरकार का काम है, ये राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है। विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वरिष्ठ स्तरीय पदोन्नति के लिए सरकार को परामर्श की जो डीपीसी होती है, प्रमोशन किया जाता है विभागीय समिति के द्वारा, उसमें क्या करना चाहिए? पदोन्नति के लिए परामर्श देने का कार्य